हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। आज हम टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने कंट्रोल के क्या क्या देख लिए थे। प्रोसेस देखा था, कंट्रोल क्या होता है वो देख लिया था। अब हम देखेंगे आज इसके टेक्निक्स। और ये टेक्निक्स जो है इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक जो कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा है, प्रोसेस उस पे भी आता है कि आपका फर्स्ट स्टेप कैसा है, कौन सा होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, या लास्ट स्टेप कौन सा होता है, या इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो स्टेप नहीं है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अब हम बात करें टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल की, तो सबसे पहले आता है आपका बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है ये देखिए। Budgets are formal quantitative statements of the resources allocated for execution of activities over a given period of time and include information about projected income, expenditure and profits. बजट्स क्या होते हैं? फॉर्मल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा और उसमें एक्सपेंडिचर हम कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट्स का जब हम एक बाकायदा एक फॉर्मल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या है? बजट। ठीक है। अब बजट्स के अंदर आपके क्या होता है? बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं और कंट्रोलिंग का ये सबसे बेसिक टूल है बजटरी कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो आप पिछले साल से आप अपने बजट्स को टैली करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी बजट्स जो है वो किए जाते हैं, रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बजट्स जो है वो बताते हैं कि हमारा एंटरप्राइज या हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंट्री के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से स्कैटर्ड है। ठीक है। तो अब ये भी एक कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, मोर देन द रेवेन्यू, तो आप उस केस में कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं जो क्या क्या आ जा सकते हैं। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइज गोल्स इनटू सब गोल्स। मतलब कि जो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया सब गोल्स में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने बोला कि मुझे 5% का राइज चाहिए सेल्स में। ठीक है। अब कैसे होगा वो 5% जो है वो किस तरह से आप अचीव करने वाले हो? तो उसको आप पहले तो अपने गोल सब गोल्स में डिवाइड करोगे। अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने प्राइसिंग पे ध्यान दोगे, या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको और बेटर बनाओगे, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और लगाओगे, या डिस्काउंट्स दे सकते हो, या ऑफर्स दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत से तरीके हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो एंटरप्राइज का गोल है उसको सब गोल में हमने डिवाइड किया और उसके बेसिस पे हमने टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स करे। जब हमने इसको फिक्स किया कि हमको एक पर्टिकुलर से जून के मंथ में हमें अ, इतना जो टारगेट है, इतना से 1 लाख यूनिट्स जो है हमें सेल करना है। तो जब सेल ज्यादा करोगे तभी तो आप प्रॉफिट ज्यादा करने की बात कर सकते हो ना। तो यहाँ पर आप सेल्स की भी बात कर सकते हो, मार्केट शेयर के भी, प्रोडक्शन की भी, प्रॉफिट की भी। तो आपको किस किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस सेट करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं, तो ये हमें इस बजट के थ्रू मालूम पड़ता है। अब इनको पूरा करने के लिए, सेल्स को पूरा करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या होगा? हो सकता है आपको आउटपुट ज्यादा करना पड़े, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़े। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। आपको बल्क परचेज करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल्स के लिए, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सब चीजें जो है, फंड्स है, मटेरियल्स है, लेबर है, इक्विपमेंट है, टाइम है, ये सब चीजों के बारे में अगर हम सोचें तो क्या मालूम पड़ रहा है कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए। तो वो भी देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका एकॉर्ड ऑफ सैंक्शन। एकॉर्ड ऑफ सैंक्शन, तो यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपके जो स्कोप से बाहर है, तो यहाँ पर आपको बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसा एलोकेशन कर रहे हैं, बजटरी एलोकेशन लार्ज अमाउंट का कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी का, कॉर्पोरेट का आप एक्विजिशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जनरल सैंक्शन लगेगी शेयर होल्डर्स की, बीओडी की। तो यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि एक बजटरी पीरियड में हम सिर्फ यही नहीं देख रहे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो किस तरीके से काम होता है, रियल में काम किस तरीके से हो रहा है वो भी बता रहे हैं।
devolution of necessary authority and fixing the accountability। जो भी चीजों को, जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसके लिए एक किसी पर्सन की अथॉरिटी हमने क्या कर दी, उसको फिक्स कर दी कि ये बंदा ये इसमें देखेगा। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, क्योंकि अथॉरिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी है उस प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होती है। क्योंकि अगर आपका ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो अल्टीमेटली किसके कारण से फेल हुआ है, किसकी डिसीजन मेकिंग थी, ये अपने को तय करना जरूरी है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको क्वालिटी और पेस को इवेलुएट करना पड़ता है कि आपके ऑपरेशंस जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं। आपने बोल तो दिया कि एक मंथ में आपको 1 लाख यूनिट्स का सेल्स चाहिए, बट ये किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, और क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, ये सब देखना भी एक काम। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि बजटरी कंट्रोल जो है वो एक फॉर्मल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि इनकम, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू किस तरीके से होगा फर्म का। और इसके जो एलिमेंट्स है उसमें हमने बताया कि एंटरप्राइज के गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड करो, रिसोर्सेज, लेबर, इक्विपमेंट, टाइम, फंड्स, इन सब का डिटर्मिनेशन करो। अगर आपको जनरल अप्रूवल चाहिए तो बोलो आप, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी फिक्स करिए, ठीक है। तो इसके आगे अब हम आते हैं अपने सेकेंड टूल पे, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत इफेक्टिव टूल होते हैं कंट्रोलिंग के, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कवर होता है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें क्या बताती हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा ग्रो कर रही है, क्या इसके एसेट्स ज्यादा हो रहे हैं, क्या इसकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, क्या इन्होंने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ की है। ये सब चीजें जब हमें मालूम पड़ती हैं तब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमारे रेवेन्यू जनरेशन में, हमारे एक्सपेंडिचर में कितना ट्रेंड का चेंज आया, कितना हमारा नेटवर्थ बढ़ा, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, मॉनिटर करनी पड़ती है, रेगुलेट करनी पड़ती है। हर एक फाइनेंशियल इवेंट का, जैसे अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच रहे हैं, या बोनस इशू लाने की सोच रहे हैं, या राइट इशू लाने की सोच रहे थे, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ठीक है। थर्ड है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर कि आपको मालूम पड़े कि एक पर्टिकुलर आपका अगर लेवल है प्रोडक्शन का तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये तीनों चीजें हमें मालूम पड़ जाती, ठीक है। तो वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इट इज अ टूल टू कंट्रोल द साइज ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को अलग अलग लेवल्स पर देखने का एक कंट्रोलिंग का टूल है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को समझ में आता है कि वो किस लेवल के ऑपरेशंस करेगी, ठीक है, कितना वॉल्यूम रखेगी कि उसको डिजायर्ड प्रॉफिट हो सके, या उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये जो ग्राफ्स है या हम चार्ट्स के रूप में जो बताते हैं वो सब चीजें हमें क्या मैनेजर्स को हेल्प करती है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, जहां पर कि ऐसा सिचुएशन है कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये लेवल अचीव करने के लिए उसको टीआर इज इक्वल टू टीसी करना पड़ेगा, मतलब टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसको कितने वॉल्यूम का प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि वो इस लेवल तक आ सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एमआईएस। एमआईएस होता क्या है, नॉर्मली एमआईएस एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि क्या बताता है आपको कि आपके डेटाबेस के अंदर कि भाई आपके जो हिस्टोरिकल मतलब पहले का और अभी का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का जो भी डेटा मैनेजर्स टाइम टू टाइम फीड कर रखे हैं, या आपको इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव भी हो क्वांटिटेटिव भी हो, ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है। तो एमआईएस क्या करता है, मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो प्लान कर सके या कंट्रोल कर सके या ऑपरेशनल फंक्शंस को यूज कर सके, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो है उसको डिराइव कर सके।
तो यहाँ पर MIS कैसा हो सकता है? इट इनकॉर्पोरेट्स historical, current and projected information, quantitative and non-quantitative. It provides information in summary or detailed form as needed by managers. Summary में भी मिल जाएगा आपको, detailed form में भी मिल जाएगा. तो managers को time to time स्ट्रेटेजिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल लेवल के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वो सारा कौन देता है? MIS देता है. मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो टाइमली डिसीजन ले सके, नहीं तो उनको तो क्या फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनको सब चीजें तैयार जो है रेडीमेड MIS के रूप में मिल जाती है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ मैनेजर्स के लिए डिजाइन होती है कि वो इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट, अब देखिए आपने अप्रेजल सुना होगा. अप्रेजल टर्म से आप लोग फैमिलियर होंगे. अप्रेजल क्या होता है? एम्प्लॉयज का अप्रेजल है ना. ये कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन करती है कि कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है ओवर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. क्या उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किए, क्या उनके रिलेशनशिप्स थे ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबके बेसिस पे अप्रेजल होता है. तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी अप्रेजल होता है. मैनेजमेंट का अप्रेजल कौन करेगा? एक बाहर की एक्सटर्नल टीम करेगी. इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है जो एक आउटसाइड फर्म करती है और वो बताती है कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कितना था, वो क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब हुई या नहीं हुई. तो द टर्म मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It is thus an independent appraisal of the organization's management by an outside firm. आउटसाइड फर्म ये तरह का मैनेजमेंट ऑडिट करती है. अब इसमें प्रेफरेंसेस और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ कुछ एरिया से जो वो कवर करते हैं. सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब किस तरीके से इन लोगों ने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, ये किस किस तरीके से इन्होंने और कहाँ तक सक्सेसफुली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया. सेकेंड है डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रोल्स एंड एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो पर्टिकुलर रैंक या पोस्ट पर जो पर्सनल काम कर रहे हैं वो क्या अपने रोल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो उनको काम दिया गया वो कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, उनके बाकी सबके साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये सब भी देखा जाता है. फिर देखा जाता है कि रिसोर्सेज और एसेट्स आपने ठीक से मोबिलाइज किए कि नहीं, डेवलप किए कि नहीं, यूटिलाइज किए कि नहीं, एलोकेट किए कि नहीं. तो ये सारे भी हम बात करते हैं. यहाँ पर रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट है डिजाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के विद इन आप किस तरह से फंक्शनिंग कर पा रहे हो वो सब भी आप देखोगे. द मैनर इन विच द मैनेजमेंट टीम एंटिसिपेट्स एंड साइज अप द एक्सटर्नल एनवायरमेंट लिमिट्स. ठीक है. और वो बाकी सबके साथ किस तरह से अडेप्टिव अप्रोच लगा रही है. तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट टीम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड है और उसको डील करने के लिए वो क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल रही है. ठीक है. इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में वो बात करेंगे कि कोऑपरेशन, हार्मनी और क्रिएटिविटी कितनी है. ठीक है. इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ मैनेजरल डिसीजंस, उनकी साउंडलेस, टाइमलीनेस एंड इफेक्टिवनेस. तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें मैनेजमेंट ऑडिट में कवर होती. तो ये हमने क्या देखा, ये सारे पांचों जो हमने अभी देखे हैं ये क्या है? ये टूल्स हैं कंट्रोलिंग के. ठीक है. सबसे पहले था बजटरी कंट्रोल, उसके बाद था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर था ब्रेक इवन एनालिसिस, फोर्थ इज MIS एंड फिफ्थ इज मैनेजमेंट ऑडिट. ठीक है. अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये आपका इन्होंने इस बार पहली बार डाला है. ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. ठीक है. और वो सब चीजें पढ़ी होंगी. तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डेलीगेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं.
ठीक है, मतलब जो पहले केस में था वो भी इसके अंदर ही, वो तो पुराने टॉपिक से, पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका नया टॉपिक है जो आपने 11th-12th में लिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या होता है, ये पहले तो बताता है अथॉरिटी और रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्की भी हो सकता है या फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको कौन बताता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हो सकता है, अपने एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पैटर्न चूज करती है, बिहेवियर चूज करती है कि उसको ज्यादा फायदे और ज्यादा अगर सस्टेनेबल ग्रोथ अगर चाहिए तो वहां पर वो किस तरीके से काम कर सकते, कैसे अथॉरिटी और रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को वो अलग अलग पोजीशंस में यूज कर सकती है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो ढंग से आपके मोबिलाइज हो, एलोकेट हो, प्लस आप साउंड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे भी ध्यान दे सकते। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस तो हमें समझ में आ गया कि प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हमारा टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का हमें मालूम पड़ता है कि सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनिशिएटिव। अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं जो अथॉरिटी में है तो वो कितना क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं, कितना इनिशिएटिव ले पाते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हमें मालूम पड़ता है। अगर आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है ग्रोथ के लिए तो वो भी आप किस तरीके से हैंडल करोगे, अथॉरिटी किसको दी जाएगी, ये सब भी आपका इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का पैटर्न कैसा होगा और किसका क्या रोल है एक दूसरे के साथ भी और इसके ऊपर भी, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स वो एस्टैब्लिश करने का काम भी किसका है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पीटर ड्रकर है उन्होंने 3 स्पेसिफिक वेज देखे हैं कि इस तरीके के बिजनेसेस में आप ये तरीके का बिजनेस का स्ट्रक्चर अगर है तो आप ये कर सकते। पहला है एक्टिविटीज एनालिसिस। द पर्पस ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस इज टू डिस्कवर द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपका गारमेंट मैन्युफैक्चर का काम है तो आपका डिजाइनिंग आपका बेसिक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो पहले आप उसको फिक्स करोगे और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को बाद में फंक्शनल एरियाज को लिस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी एनालिसिस क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और उसके बेसिस पे आप तय करोगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन एनालिसिस, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा मैनेजर एज अ मैनेजर कि आपको कौन से तरह के डिसीजंस डे टू डे लेने पड़ते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, या इस लेवल पर जिस पे आप काम कर रहे हो यहाँ आपके क्या एक्सपेक्टेड है। ये चीजें अगर हमें पता होंगी तभी हम क्या करेंगे, लेयर्स और लेवल्स बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है आपका रिलेशंस एनालिसिस। रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, लैटरल भी हो सकते हैं और डायगोनल भी हो सकते हैं। क्या बोला उन्होंने पीटर ड्रकर ने कि वर्टिकल भी हो सकते हैं, वर्टिकल मतलब हायरार्किकल, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है तो वो वर्टिकल रिलेशनशिप है। अगर हम लैटरल की बात करें तो जहां सेम लेवल के एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट कम्युनिकेट करते हैं या एडवाइस करते हैं वो क्या हो जाता है आपका लैटरल रिलेशनशिप। और डायगोनल क्या होता है, जहां पर हम एक डिपार्टमेंट के बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट के साथ अथॉरिटी करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका डायगोनल स्ट्रक्चर। Where a specialized exercises authority over a period over a person in subordinate position in another department in the same organization, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाएगा। तो इन्होंने बोला कि 3 तरह के आपके एनालिसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। पहला है आपका एक्टिविटी एनालिसिस कि आपकी बेसिक एक्टिविटी क्या है। डिसीजन एनालिसिस मतलब आपका मेजर डिसीजन क्या लेना होगा आपको उस रैंक पे उस पोस्ट पे आके। और तीसरा रिलेशनशिप एनालिसिस,
तो रिलेशनशिप एनालिसिस में भी हम 3 चीजें देखेंगे, वर्टिकल, लैटरल और डायगोनल। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? अगर मैनेजर को अगर स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है ना, तो सबसे पहले उसको क्या देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमेशा आपको पता है ना, मैनेजमेंट में हर चीज हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे जाके टिक जाती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, स्पेशलाइजेशन, कि आपको अगर आपका ये स्ट्रक्चर है तो आपकी स्पेशलाइजेशन टॉप लेवल पर किस चीज में होनी चाहिए। टॉप लेवल स्पेशलाइज्ड होगा तब जाके वो मिडल और लोअर लेवल को कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है तीसरा पॉइंट, कि कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है जितना डिवीजन ऑफ वर्क। सारे स्ट्रक्चर्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में आपके ग्रुप एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि कॉमन पर्पस हो, कॉमन यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर अगर अथॉरिटी है आपकी स्केलर पॉइंट या स्केलर प्रिंसिपल से आप लोग को पता होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए के नीचे बी है और सी है मान लीजिए, बी के नीचे है डी, सी के नीचे है ई, इस तरीके से जो ये चेन है ये चलती रहती कमांड। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव से लेके लोवेस्ट मैनेजर लेवल तक एक कमांड अगर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर चेन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिशिएंसी बड़े हमारी उस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेलीगेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेलीगेशन जो है लोवेस्ट लेवल तक होगा तभी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ये हम आगे जाके टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि अपने काम को, अपने रूटीन काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करना, ताकि मैनेजर्स जो है वो अपने टाइम में अपने जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर्स है उन पे ज्यादा ध्यान दे सके। नेक्स्ट है आपका टर्म यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये मैनेजमेंट में कोई नया टर्म तो है नहीं, अभी तक में आप समझ गए होंगे वो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। वन मैन वन बॉस वाली चीज है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयड और वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। तो यहाँ पर वो बोला कि 6 होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। 6 तक में आप अच्छे से काम कर सकते हो और करवा सकते हो। तो कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब हमने क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से।